एक सवाल ऐसा भी। एक प्यारी सुबह दरबार हंसी के ठहाकों से गूंज रहा था। तब उस वक्त एक अनजान आदमी वहाँ आ पहुँचा और बादशाह अकबर से बोला, अरे वाह, आज दरबार में राजा बिरबल के बिना इतनी रौनक छाई हुई है। उसे देख बादशाह अकबर चौंक गए और पूछा, आपकी तारीफ, और तुम बिना इजाजत के हमारे दरबार में कैसे घुसे? ये क्या महाराज, आप भूल गए? हमने तो आपको हमारे आने का समाचार पहले ही दे दिया था। मैं हूँ पड़ोसी राज्य का मुख्यमंत्री मनमुखिया सिंह। सिर्फ पड़ोसी राज्य नहीं, हमारा दुश्मन राज्य कहो। हमने सुना है आपके राजा हमसे शांति चाहते हैं, इसीलिए हमने आपको आने की अनुमति दे दी। कहो, क्या संदेशा है तुम्हारा? जी बिल्कुल, मैं शांति का प्रस्ताव तो लाया हूँ, पर हमारे महान राजा की एक शर्त है। ये सुन दरबार के बाकी मंत्री क्रोधित हो गए और आपस में खुसफुसाने लगे। कहो। वो दरअसल आपके गुणी दरबारी के अक्लमंदी के किस्से किसी से छुपे नहीं है, हमारे राज्य से भी नहीं। ये सुन शातिर मंत्री के मन में खुशी की लहर जाग पड़ी और वो तुरंत बोला, अरे वाह वाह वाह, मेरी अक्ल के चर्चे पड़ोसी देश तक पहुंच गए। तुम सच में इतने बुद्धू थे या अभी दरबार में आने से पहले कहीं गिर गए थे? क्या मतलब? बचपन से ही होशियार हूँ मैं, सब में अव्वल आता हूँ। देख नहीं रहे, पड़ोसी देश तक पहुँच गए मेरे चर्चे। अगर तुम इतने ही अक्लमंद होते तो ये बात समझ जाते। हम तुम्हारी नहीं, बीरबल की बात कर रहे हैं। क्या? अगर आप दोनों की बेअक्ल वाली बातें खत्म हो गई हो तो हम मुद्दे की बात पर आए। क्या शर्त है तुम्हारे दुश्मन राजा की? बात ऐसी है महाराज कि आपके प्रिय बिरबल की चतुराई के किस्से दूर दूर तक हवा में उड़ रहे हैं। बस फिर उड़ते उड़ते खबर हमारे राज्य पहुंची, पर हमारे राजा का मानना है कि सारे राज्यों में हमारा दरबारी, खासकर कि मैं, सबसे ज्यादा बुद्धिमान हूँ। इसीलिए उन्होंने मुझे बिरबल को चुनौती और आपको शांति का प्रस्ताव देने भेज दिया। ठीक है, अब शर्त क्या है बताओ। शर्त आसान सी है, मैं बिरबल से कुछ प्रश्न पूछूंगा। अगर वो उसका जवाब देते हैं तो हम आपके राज्य पे कभी हमला नहीं करेंगे, और अगर वे इस चुनौती को पार नहीं कर पाए तो फिर आपको अपने हथियार डाल देने होंगे और हार माननी पड़ेगी। अकबर ये सुनते ही काफी सोच विचार में पड़ गए। वे जानते थे कि जंग से जान माल का बहुत नुकसान होता है और वैसे भी पड़ोसी राज्य काफी ताकतवर था। उनसे जंग ना मोड़ लेना ही सबसे बड़ी अक्लमंदी होगी। तो फिर उन्होंने कहा, हमें तुम्हारी चुनौती स्वीकार है, बिरबल को पेश किया जाए। ये सुनते ही दरबारी और चौंक गए और दुश्मन मुख्यमंत्री मन ही मन हंसने लगा। सिपाही जब बीरबल के घर पहुंचते हैं तब बीरबल नहा रहे थे। सिपाही बीरबल की बीवी से कहते हैं, राजा बीरबल को कितना समय लग सकता है? बात ऐसी है कि उन्हें बादशाह ने दरबार में हाजिर करने का आदेश दिया है। लो कर लो बात। बादशाह अकबर का आदेश आया, लेकिन ये अभी तक नहा के बाहर भी नहीं आए हैं। मैं तो थक गई हूँ इनके आलसी बर्ताव के कारण। क्या करूँ? कहिए आप ही। चाय भी मुझे 4 बार गर्म करनी पड़ती है, पर ये बाहर आते ही नहीं जल्दी। आप या तो दरवाजा तोड़ के इन्हें बाहर निकालिए या बादशाह अकबर से कह दीजिए इन्हें और 3 घंटे लग जाएंगे तैयार होने में। बीरबल की बीवी की बात सुन के सिपाही चौंक गए। वे निराश होकर उल्टे पांव जा ही रहे थे कि तब पीछे से बीरबल ने उन्हें आवाज दी, रुको, मेरी धर्मपत्नी की बातों में मत आओ। उनकी तो आदत ही है चीजों को बढ़ा चढ़ा कर कहना। मैं तैयार होने में 3 घंटे कभी नहीं लगाता, बस 2.5 घंटे काफी होते हैं। अब चलो। दरबार पहुंचते ही बीरबल देखते हैं कि वहाँ का माहौल काफी गरमाया हुआ है और कोई अनजान इंसान वहाँ खड़ा है। वे आदर से बादशाह को पूछते हैं, महाराज, मुझे इतनी जल्दबाजी में बुलाने की कोई खास वजह? बादशाह अकबर बीरबल को सारी बात समझा देते हैं, जिसे सुन बीरबल भी पसीना पसीना हो जाते हैं। आखिरकार ये राज्य के भविष्य का सवाल था, जिसकी तबाही या खुशहाली बीरबल की बुद्धि पर निर्भर थी। तो बीरबल, हमें तुम्हारी बुद्धिमत्ता पर पूरा भरोसा है। तुम जरूर इस जंग को होने से रोक सकते हो, जिससे बहुत सी जानें बच जाएंगी। वो दरअसल वो बादशाह अकबर, मुझे नहीं लगता बीरबल इस चुनौती के लायक है। जलील होने से अच्छा है हम जंग में कूद जाए।
नहीं, हम बीरबल को अच्छे से जानते हैं। वे बिना हथियार उठाए किसी भी चीज पर जीत हासिल कर सकते हैं। बादशाह का इतना भरोसा देख बीरबल की आंखें नम हो गई और उन्होंने उस चुनौती को स्वीकार कर लिया और दुश्मन मंत्री से कहा, कहिए, क्या सवाल है? पहले तो आप ये बात बताइए कि आपको एक कठिन सवाल का जवाब देना है या 100 आसान सवालों के जवाब देने हैं। इस पर बीरबल ने एक क्षण विचार किया और बोले, मैं एक कठिन सवाल का जवाब देना चाहूंगा। ये क्या बेवकूफी है बीरबल, तुम हमारी नाक कटवा कर मानोगे। वो दरअसल मैंने अपनी धर्मपत्नी को शाम को बाजार ले जाने का वादा किया है। 100 सवालों का जवाब देते देते तो रात हो जाएगी। उसके बाद राज्य बचे या ना बचे, मैं तो निश्चित ही नहीं बचूंगा। ये सुन सभी हंस पड़े और दरबार का माहौल थोड़ा ठंडा हो गया। बहुत खूब, तो बताओ, मुर्गी पहले आई या अंडा? ये सुन पूरा दरबार सोच में डूब गया, लेकिन बीरबल ने तुरंत जवाब देते हुए कहा, जी, मुर्गी पहले आई थी। ये सुन दुश्मन मंत्री ने पूछा, वो कैसे? क्षमा चाहता हूँ, पर चुनौती के अनुसार आपने सिर्फ एक सवाल पूछने का वादा किया था, जिसका जवाब मैंने दे दिया, तो आपके अगले सवाल का जवाब मैं नहीं दे पाऊंगा। ये तेज तलवार सा जवाब सुनते ही मुख्यमंत्री का सर शर्म से नीचे झुक गया और सारा दरबार अचंभित हो गया। बीरबल ने एक बार फिर अपनी हाजिर जवाबी के कारण राज्य को एक बड़ी विपदा आने से बचा लिया। बादशाह अकबर फिर से बीरबल पर गर्व करते हुए उनकी वाहवाही करने लगे और मुख्यमंत्री ने भी बीरबल से खुश होकर उन्हें गले लगा लिया। तो हमने क्या सीखा? यही कि मन की उपस्थिति जटिल समस्याओं को बेहाल करने में मदद करती है। 3 मूर्तियाँ। एक सुबह दरबार में बादशाह अकबर और सारे मंत्री हाल ही में हुए युद्ध की नुकसान की चर्चा कर रहे थे। तभी बादशाह चिंतित हो बोले, भले ही हमने पिछली जंग जीत ली है, पर इससे हमें भारी नुकसान हुआ है। राज्य का खजाना तो खत्म हुआ है, पर उससे भी ज्यादा दुख सिपाहियों के खोने का है। सही कहा महाराज, युद्ध से किसी का भला नहीं होता। तो मेरी आपसे ये विनती है कि आगे से हम युद्ध की जगह शांति का मार्ग अपनाएं। सही कहा बीरबल, हम इस पर जरूर सोचेंगे। और तभी एक सिपाही कड़क सिंह आया चीखते हुए सभा में दौड़ा चला आया। ये किसके नाम का हल्ला मचा रखा है तुमने? महाराज, कड़क सिंह दुश्मन राज्य का एक बहुत ही बलवान और अक्लमंद मंत्री है। आज तक उनके नेतृत्व में उनका राज्य एक भी युद्ध नहीं हारा। हाँ, तो वो हमसे क्या लेने आए हैं? और तभी एक आवाज आई, नहीं आया हूँ, एक मौका आपको अपने राज्य को बचाने का। तुम जानते हो तुम किससे बात कर रहे हो? तुम्हारी ये हिम्मत? जानता हूँ महाराज, मैं इस वक्त एक ऐसे राज्य के बादशाह से बात कर रहा हूँ जो पिछले युद्ध में बहुत नुकसान सह चुके हैं और एक और युद्ध का बोझ वो हरगिज नहीं उठा सकते। तुम साफ साफ अपनी बात रखोगे तो सबके लिए बेहतर होगा। बिल्कुल राजा बीरबल, जैसे कि आप जानते हैं, एक कमजोर राज्य से युद्ध करना हमारे महाराज को पसंद नहीं। इसीलिए उन्होंने सोचा है क्यों ना आपको शांति बनाए रखने के लिए एक मौका दिया जाए। कैसा मौका? दरअसल हमारे महाराज देखना चाहते हैं कि क्या आपके मंत्रिमंडल वाकई में होशियार है या फिर बस ये किस्से कहानियां हैं। इसीलिए मैंने हमारे राज्य के एक उम्दा कलाकार कला सिंह के हाथों 3 मूर्तियां बनाई हैं। उसमें से आपको सबसे अद्भुत और सही मूर्ति चुन के बतानी है, और वो मूर्ति अद्भुत क्यों है और कैसे हुई, इसकी व्याख्या भी आपको देनी है। सही जवाब मिलने पे ही हम ये युद्ध डाल देंगे, वरना हमारे हाथों आपके राज्य का अंत पक्का है। लेकिन याद रखिए, सिर्फ आपके दरबार में से कोई 3 मंत्री ही इस शोध का हिस्सा बन सकते हैं। उस पर शातिर मंत्री क्रोधित हो बोला, अरे वाह, तुमने क्या हमें इतना कमजोर समझा है? हमारा राज्य दुनिया का सबसे ताकतवर राज्य है। हम तुमसे नहीं डरते। जाओ अपने महाराज से कह दो कि युद्ध की तैयारी शुरू कर दो। हम तुम्हें रणभूमि में मिलेंगे। ये सुन बाकी मंत्री भी उत्तेजित हो गए और बादशाह से ये बेइज्जती का बदला लेने के लिए कहने लगे। पर बादशाह की नजर शांत खड़े बीरबल पर पड़ी और उन्होंने बीरबल से उनके विचार पूछ लिए, जिस पर बीरबल बोले, महाराज, इस वक्त हमारा राज्य
पिछले युद्ध की मार झेल रहा है, तो अक्लमंदी इसी में होगी कि हम अपने अहंकार को बाजू में रख शांति का ये प्रस्ताव स्वीकार ले। क्या? ऐसी बुज़दिलों वाली बातें तो केवल बिरबल ही कर सकता है। महाराज, आप हमें इजाजत दे, हम युद्ध भी जीत कर आएंगे। बादशाह ने इस पर सोच विचार किया और कड़क सिंह से बोले, ठीक है, हमें तुम्हारी चुनौती मंजूर है, मूर्तियां पेश की जाए। ये सुन दरबार के सारे लोग आश्चर्यचकित हो गए और एक तनाव भरा माहौल बन गया। इस पर अकबर ने समय बिना बर्बाद किए 3 मंत्री चुने, जिसमें से एक बीरबल भी थे। लीजिए कड़क सिंह जी, हमारे तरफ से 3 मंत्री आपके सामने हाजिर है। कहाँ है आपकी 3 मूर्तियाँ? फिर क्या था, ये सुनते ही कड़क सिंह ने अपना झोला खोला और उसमें से 3 एक समान दिखने वाली मूर्तियों को बाहर निकालकर सामने रख दिया और कहा, चलिए फिर शुरू करते हैं। पहले आपसे शुरुआत करते हैं मुख्यमंत्री जी। मुख्यमंत्री ने उन मूर्तियों को दाएं बाएं ऊपर नीचे से टटोला और बोले, मुझे लगता है इन मूर्तियों की जो बनावट है वो क्या? ओ रहने दीजिए, वो आपके बस की बात नहीं। उपमंत्री, आप आइए। शातिर मंत्री ने भी अपनी पूरी अकल लगा दी और बोले, एक मूर्ति दिखती है दूसरी मूर्ति के जैसी, दूसरी मूर्ति दिखती है तीसरी मूर्ति के जैसी, तीसरी मूर्ति दिखती है पहली मूर्ति की जैसी, मूर्ति दिखती है मूर्ति की जैसी, एक मूर्ति जैसे। ये सुन अकबर ने गुस्से से कहा, तुम कहना क्या चाहते हो? यही कि सभी मूर्ति एक जैसी ही दिखती है, इसमें कोई खास बात नहीं है। गलत जवाब, ये बहुत ही खास मूर्तियाँ हैं। अब आपके पास आखिरी मौका है। सही जवाब ना मिला तो कल सवेरे हम आप पर हमला कर देंगे। आपके राज्य का भविष्य अब राजा बीरबल के हाथों है। फिर क्या, बीरबल ने उनके कदम आगे बढ़ाए और उन मूर्तियों की अच्छे से जांच पड़ताल करने लगे। फिर उन्होंने अपनी कमीज से निकला हुआ एक धागा तोड़ के निकाला और उसे पहली मूर्ति के कानों में डाला, तो वो धागा दूसरे कान के तरफ से बाहर निकल आया। फिर वो धागा उन्होंने दूसरी मूर्ति के कान में डाला, तब वो धागा मुंह के रास्ते से बाहर आया और आखिर में जब उन्होंने तीसरी मूर्ति के कान में धागा डाला तो वो सीधे पेट में जाके बैठ गया। उसी क्षण बीरबल मुस्कुराते हुए बोले, लो, मिल गई सबसे अद्भुत मूर्ति, यही है वो। इस पर पूरा दरबार तो अचंभित हुआ ही, पर कड़क सिंह ने भी बीरबल की चतुराई देख उनसे पूछा, तुमने ढूंढ तो लिया, पर इसकी व्याख्या क्या दोगे? अगर वो सही नहीं निकला तो जंग की तैयारी के लिए बचा के रखना अपनी चतुराई। तो फिर सुनिए, समझ लो, ये धागा एक मंत्री है और मूर्ति बादशाह। पहले मूर्ति का अर्थ ये है कि जब मंत्री बादशाह को कोई बात बताता है तब वो एक कान से सुन के दूसरे कान से निकाल देता है। दूसरे मूर्ति का अर्थ ये है कि मंत्री जब बादशाह को कोई बात बताता है तब वो बात सबको बता देते हैं। और तीसरी मूर्ति का ये अर्थ है कि मंत्री जब कोई बात अपने बादशाह को बताता है तो वो बात उनके पेट में ही रह जाती है और वो उन दोनों के अलावा किसी को कभी भी पता नहीं चलती। तीसरी मूर्ति एक अच्छे राजा का प्रतीक है, बिल्कुल हमारे महाराज जैसे। क्यों, सही कहा ना कड़क सिंह जी? बिल्कुल सही कहा राजा बीरबल, हम आपकी चतुराई से प्रसन्न हुए। मैं अभी ये बात जाके अपने महाराज को बताता हूँ। ये सुन बीरबल तुरंत मजाक में बोले, हाँ, पर उनके पेट में ये बात रह तो जाएगी ना। ये सुन पूरा दरबार हंस पड़ा और एक भीषण युद्ध बीरबल की चतुराई से टल गया। तो दोस्तों, इससे हमने क्या सीखा? यही कि हमें राज को राज ही रखना चाहिए, वरना युद्ध तक की नौबत आ सकती है। कठिन पहेलियाँ। एक दिन एक घमंडी अंग्रेज दरबार पधारा और बादशाह के सामने आके अकड़ कर खड़े हो गया, जिन्हें देख सब चौंक गए और मुख्यमंत्री ने तुरंत उठकर कहा, क्या इन अंग्रेजों को पता नहीं? बादशाह को झुककर सलाम करना चाहिए। लगता है तमीज अपने घर भूल आए हैं। ये सुन अंग्रेज बोला, तुम हमें मत सिखाओ क्या करना है और क्या नहीं।
हम बस उसी को झुक कर सलाम करते हैं जो हमें हमसे बेहतर लगता है। शुक्र मनाओ, हमारे यहाँ मेहमानों का सम्मान किया जाता है, वरना अब तक तुम्हें तुम्हारी इस बदतमीजी की सजा मिल चुकी होती। योर मैजेस्टी, आप अगर मुझे सजा देंगे तो हमारी महारानी क्वीन अंग्रेजिया को इस राज्य पर हमला करने की एक बहुत बड़ी वजह मिल जाएगी, और उम्मीद है कि आप हमारी ताकतवर फौज जिनके पास आधुनिक हथियार है उनसे युद्ध करना नहीं चाहेंगे। हैं? ये युद्ध की धमकियां हमें मत देना। आ जाओ मैदान में, देखते हैं किसमें कितना है दम। हम उसी के लिए तो यहाँ आए हैं। क्या मतलब? मतलब ये, हथियार से ज्यादा ताकत होशियारी में होती है, और हम ये देखना चाहते हैं कि तुम्हारे राज्य के लोग हमसे ज्यादा होशियार है या नहीं। और वो तुम कैसे साबित करोगे? ये बहुत आसान है, बस आपको मेरी दो पहेलियों को सुलझाना होगा, बस। और अगर सुलझा दे तो? अगर तुमने हमारी पहेलियां सुलझा दी तो क्वीन अंग्रेजिया खुद आकर आपके हुनर को सलाम करेगी। लेकिन अगर तुम पहेलियां नहीं सुलझा पाए तो आपको हर महीने हमें 3 गुना लगान देना होगा। ये सुन तो सारे दरबार में हड़बड़ी सी मच गई और बादशाह सोच में पड़ गए। तो बोलो, शर्त मंजूर है क्या नहीं? और उस वक्त वहाँ बैठे बीरबल खड़े हुए और बोले, हमें ये शर्त मंजूर है। ये क्या कह रहे हो बीरबल? भला हम इन अंग्रेजों की बातें क्यों माने? हम इनसे डरते हैं क्या? बात डर की नहीं है मुख्यमंत्री जी, बात आत्मसम्मान की है। इन्होंने बादशाह अकबर के सामने जो गुस्ताखी की है उसकी सजा यही होगी कि ये जिले-लाई को सलाम करे, तभी हमारे आत्मसम्मान की जीत होगी। महाराज, आप मुझ पर भरोसा कीजिए, मैं इनकी पहेलियां सुलझा दूंगा। और अगर नहीं सुलझा पाए तो तुम्हारी एक गलती से हमें 3 गुना लगान देना होगा। हमारे पास और कोई चारा नहीं है मुख्यमंत्री जी। बादशाह, आप बस इजाजत दीजिए। इजाजत है। वेरी गुड। तो मेरी फर्स्ट पहेली ये है कि मैं हर जगह हूँ, लेकिन कोई मेरा सटीक स्थान नहीं बता सकता। मैं दुनिया के हर कोने में घूमता हूँ। मैं वो भी जगहों में जा सकता हूँ जहाँ कोई और नहीं पहुँच सकता। मेरी आवाज सीमाहीन है। मैं आकाश में भी घूम सकता हूँ। जल और पृथ्वी भी मेरी हाजिरी पर कांपते हैं। अगर मैं चाहूँ तो बड़े पेड़ों को भी उखाड़ सकता हूँ। कोई मुझे पकड़ नहीं सकता, कोई मुझे देख भी नहीं सकता। फिर भी मैं दुनिया के लिए अनिवार्य हूँ। अब बताओ मैं कौन हूँ? ये तो आपने काफी आसान पहेली पूछ ली। इसका जवाब है हवा, जो है सब जगह, तूफानों में करती है चीजें तबाह, फिर भी दुनिया के लिए है एक दवा। मरहबा मरहबा। बीरबल का यूं तेज तर्रार जवाब सुन अंग्रेज समझ गया कि उसे चुनौती को और कठिन बनाना होगा, और वो बोला, ठीक है, अब मुझे ये बताओ, मेरा राज सभी जगह है। मेरी गति मेरे दोस्त की तरह तेज है। कोई भी जीव बिना मेरे नहीं रह सकता। मैं एक बक्से में बंद हूँ। अब बताओ मैं कौन हूँ? इस बार तो बीरबल भी सोच में पड़ गए और अंग्रेज मन ही मन मुस्कुरा उठा। बादशाह अकबर और दरबारियों को लगा कि अब तो उन्हें 3 गुना लगान देना ही होगा। तभी शातिर मंत्री गुस्से से बोले, देखा, मैंने कहा था ना बादशाह अकबर, ये बीरबल एक दिन पूरा राज्य ले डूबेगा। इसके खोखले दिमाग ने हमारी नाक कटा दी है। हैं? बददिमाग, 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 बददिमाग। शातिर मंत्री का ताना सुन बीरबल के चेहरे पर एक मुस्कुराहट आ गई, जिसे देख अंग्रेज चौंक गया। वाह मंत्री जी, क्या बात कही आपने। मेहमान महोदय, आपके पहेली का जवाब है दिमाग, जो होता है
हमारी खोपड़ी के बक्से में बंद, जिसकी काम करने की गति लगभग सबकी एक जैसी होती है और उसी के जरिए यहाँ कोई और राज करता है। ये सुन अंग्रेज पहले तो चौंक गया और फिर मुस्कुराते हुए बोला, ये जवाब सही है, योर मैजेस्टी। आपको और आपके राज्य के लोगों को मेरा सलाम। ये देख सारे लोग तालियां बजाने लगे और राज्य पर आई अंग्रेजी मुसीबत कुछ वक्त के लिए टल गई। तो आज हमने ये सीखा कि शक्ति से ज्यादा युक्ति श्रेष्ठ होती है। खतरनाक लुटेरे। आसपास के राज्यों में खतरनाक लुटेरों की टोली ने आतंक मचाया हुआ था। वो जहाँ भी जाते सब कुछ सफाचन कराते। आए हैं तो सब कुछ लूट कर जाएंगे। उड़ते उड़ते ये खबर अकबर बादशाह के दरबार में भी आ पहुंची। इसलिए उन्होंने तुरंत सुरक्षा बढ़ाने का आदेश दिया। राज्य के हर कोने में सैनिक तैनात किए जाए और किसी भी अनजान व्यक्ति को बिना कड़ी पूछताछ के अंदर आने न दिया जाए। परंतु किसी तरह ये बात लुटेरों की टोली तक पहुंच ही गई, जिसे सुन उनका सरदार बोला, ओह, तो ये बात है, बादशाह अकबर ने चुनौती बढ़ा दी है। अब तो हम किसी भी हाल में सिर्फ अकबर के राज्य को ही नहीं बल्कि उनके महल को भी लूट कर बताएंगे। अगले दिन वो लुटेरे भेष बदलकर राज्य के प्रवेश द्वार आ पहुँचे। आदेश के अनुसार उन्हें सैनिकों ने पूछताछ के लिए रोक लिया। रुको, कौन हो तुम सब और कहाँ जाना है? उनका सरदार अपनी आवाज बदलकर बोला, खम्मा घनी, मारो नाम रंग रंगीला से मालिक। हम लोग संगीतकार यहाँ बादशाह अकबर के लिए अपने कला का प्रदर्शन करने आए हैं। सैनिक ने इस पर विचार किया। वो जानता था कि बादशाह अकबर कलाकारों का बहुत सम्मान करते हैं, परंतु लुटेरों के डर से वो किसी पर इतनी जल्दी भरोसा भी नहीं कर सकते थे। इसलिए उसने कहा, मैं कैसे मान लूं कि तुम सचमुच के गवैये हो? इसमें कौन सी बड़ी बात है? हम अभी एक गाना गाकर आपका शक दूर कर देते हैं। फिर क्या, ये कहकर उन सब ने गाना बजाना शुरू कर दिया। रंगीलो मारो, रंगीलो मारो, रंगीलो मारो, ढोलना ढोलना रे। सैनिक उनका गाना सुनकर इतना खुश होते हैं कि वो उन्हें राजा अकबर के दरबार में जाने की अनुमति दे देते हैं। महल पहुंचते ही लुटेरों की आंखें चमक उठती है। हीरो से सजे झूमर, चांदी की मूर्तियाँ और राजा अकबर के सोने से भरे सिंहासन को देखकर उनके होश उड़ जाते हैं। ये महल तो किसी सपने सा लग रहा है। अब आए हैं तो सब कुछ लूट कर जाएंगे। आपकी तारीफ। ये सुन सरदार ने अपना परिचय दिया और बिना समय व्यक्त किए टोली ने सीधा गाना गाने शुरू कर दिया। रंगीलो मारो, रंगीलो मारो, रंगीलो मारो, ढोलना ढोलना रे। उनका संगीत सुन बादशाह अकबर और दरबारी मंत्र मुक्त हो झूमने लगे, परंतु वहाँ बैठे बीरबल को कुछ गड़बड़ लगी। इनकी वेशभूषा तो राजस्थानी है, पर बोली उतनी साफ नहीं। क्या ये सचमुच वही है जो ये कह रहे हैं? नजर रखनी होगी। गाना खत्म होते ही अकबर खुश हो बोले, वाह कलाकारों वाह, आपके संगीत ने तो हमारा मन जीत लिया है। कृपया हमें आपकी मेहमान नवाजी का मौका दे। सेवकों, इनके लिए सही भोग का प्रबंध किया जाए। फिर क्या, पूरी टोली को शाही पकवान चांदी के बर्तनों में परोसे गए, जिसे देख उनके मुंह से पानी छूट गया और वो किसी जानवर की तरह खाने पर टूट पड़े। ये देख बादशाह को तो हंसी आ गई, परंतु वहाँ बैठे बीरबल को उनका स्वभाव थोड़ा अजीब लगा। ये तो ऐसे खा रहे हैं जैसे कभी शाही भोजन ना किया हो, जबकि ऐसे कलाकार
किसी ना किसी दरबार में कला प्रदर्शन करते रहते हैं। और तभी एक सदस्य ने चुपके से चांदी का चम्मच अपनी जेब में डाल दिया, जिसे बीरबल ने देख लिया। ओह, जरूर दाल में कुछ काला है। इनका भांडा तो फोड़ना पड़ेगा। कुछ देर बाद बीरबल महल के आंगन पर इस पर विचार करने लगी कि कैसे इस टोली की नीयत का पता लगाया जाए। उन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा था और तभी उनकी नजर दीवारों पे रंग लगाते एक सेवक पर पड़ी, जिसे देख उनके दिमाग की बत्ती जल गई। अब पता चलेगा कि ये गवैये क्या राग रचाने वाले हैं। ओ, रंगीलो मारो। उस रात जब सारे सैनिक गहरी नींद में सो गए, लुटेरों की टोली खजाने की खोज में महल की तलाशी लेने लगी। आखिरकार उन्हें तय खाना मिल ही गया। रंगीला मारो, ढोलना 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 रे। लगता है खजाना इसमें है। चलो, अब आए हैं तो सब कुछ लूट कर ही जाएंगे। परंतु जैसे ही सरदार ने दरवाजा खोला, ऊपर रखे रंग से भरी बाल्टी पलटी और सारा रंग उस पर गिर गया। ये देख उसके साथी वहाँ से भागने लगे, जिन्हें सैनिकों ने तुरंत आकर पकड़ लिया। और तभी वहाँ अकबर और बीरबल आ पहुँचे और बोले, क्यों सरदार लुटेरे, कैसी लगी मेरी ये जाल की चाल? हमने तुम्हें रंगे हाथों ही नहीं बल्कि पूरा का पूरा रंगा हुआ ही पकड़ लिया है। अब करते रहना काल कोठरी में रंगीलो मारो ढोलना। ये सुन वहाँ खड़े बादशाह और सैनिक हंसने लगे और हमने ये सीखा कि झूठ चाहे कितने भी रूप बदले, सच का चेहरा सामने आ ही जाता है। शाही घोड़ा। एक दिन नेपाल के राजा सूरमा नेपाली ने अपने मुख्यमंत्री को किसान के कपड़े लाने को कहा, जिससे सुन वो चौंक गया। ओ सब्जी, तुम किसान के कपड़ों का क्या करोगे? तुमको तो हल चलाना भी नहीं आता। ओ पहन के अकबर के राज्य जाने को। हम सुने छु उनके मंत्री बीरबल बहुत होशियार है, तो मैं उसका परीक्षा लेगा। हमारा सबसे चहीता शाही घोड़ा टट्टू, उसको सवारी के लिए तैयार करो। कुछ दिनों बाद राजा सूरमा नेपाली किसान के भेष में अपने शाही घोड़े पर दिल्ली की सीमा पर पहुंच गए। वहां की व्यस्त जनता, शोर शराबे से भरे बाजार, खान पान का सम्मान देख वो काफी खुश हुए। तभी उनके शाही घोड़े टट्टू ने उन्हें भूख के कारण आवाज लगाई। ओ टट्टू, भूख तो हमको भी लगी है। राजा ने यहाँ वहाँ देखा तो उन्हें एक तबेला नजर आया और वो उस ओर चल दिए। वो जैसे ही वहाँ पहुँचे तो देखा कि एक क्रूर सेठ किसी विकलांग व्यक्ति को धक्के मारकर तबेले से बाहर निकाल रहा है। चल निकल यहाँ से, जेब में एक फुटी कौड़ी नहीं और आया घोड़ी चढ़ने है। वो विकलांग व्यक्ति, जिसका नाम चंदू चमन था, अपना सिर झुकाए वहाँ से निकलने लगा। तभी राजा ने उसे रुकाकर पूछा, ओ की भाई साहब, क्या हुआ? वो सेठ तुमको धक्का क्यों मारते? जैसे ही चंदू ने राजा के घोड़े को देखा, उसकी तो आंखें ही चमक गई। अरे वाह, आपका घोड़ा तो काफी सुंदर है। वो तो है, पर तुम्हारा और उस सेठ का क्या बवाल है? अरे अब क्या बताऊं सेठ, मुझे आगरा जाना था, पर जैसे कि आप देख सकते हो मैं एक पाँव से अपाहिज हूँ, तो इतनी दूर सफर करना मेरे लिए मुमकिन नहीं है। राजा को उस व्यक्ति की हालत देख उस पर दया आने लगी। हम समझ सकता है, और उसके लिए सेठ जी से मैंने दरखास्त की कि मुझे कुछ घंटों के लिए घोड़ा उधार दे दो, परंतु उन्होंने मेरी एक ना मानी और मुझे धक्के मार कर निकाल दिया। उस लाचार व्यक्ति को यूं रोता देख राजा को बहुत बुरा लगा और उन्होंने उसकी मदद करने का फैसला किया। अच्छा रो मत, मैं आगरा ही जा रहा है, तो तुम्हें मेरे घोड़े पर छोड़ देता हूँ, आओ बैठ जाओ। फिर राजा सूरमा ने घोड़े से उतरकर
चंदू को घोड़े के पीठ पर चढ़ाया और क्योंकि टट्टू भी थक चुका था और 2 लोगों का बोझ उठाना उसके लिए मुश्किल होता, इसीलिए राजा ने स्वयं पैदल ही सफर करने का फैसला किया। रास्ते में दोनों ने एक दूसरे को अपने अपने जीवन की कहानियाँ और अनुभव बताए, परंतु राजा ने अपनी असलियत अभी भी उससे छुपा कर रखी। कुछ घंटों बाद जब वो आगरा पहुँचे तो राजा सूरमा बोले, संधू, हम आगरा पहुंच गए। आओ, मैं तुम्हें घोड़े से उतरने में मदद कर देता हूँ। और तभी चंदू ने तो अपने तेवर ही बदल दिए। अरे तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई कि तुम मुझे मेरे ही घोड़े से उतरने के लिए कहो? ये सुन तो राजा सूरमा बिल्कुल हक्के बक्के रह गए। क्या? ये क्या गिर रहे तुम चंदू? मौका देख चंदू ने और चिल्लाते हुए कहा, अरे मैं तो तुम्हें बस आगरा तक रास्ता बता रहा था। तुम्हारी मदद के बदले तुम मुझी से धोखाधड़ी करोगे? शर्म आनी चाहिए तुम्हें, एक विकलांग व्यक्ति की सवारी उससे छीनते हुए। ये क्या बकवास है? मेरा घोड़ा तुम्हारा कब से बन गया? तुम्हारी याददाश्त कम है क्या? जब तुम मुझे दिल्ली शहर के बाहर मदद मांगते दिखे थे, तभी से ये घोड़ा मेरा ही था। नहीं, ये घोड़ा मेरा है, मेरा है, मेरा है। ये शोर शराबा सुन दोनों के आसपास भीड़ इकट्ठा होने लगी। घुड़सवार की हालत देख लोगों को भी उस पर दया आई और उन्होंने उसी का साथ दिया। अरे रे, क्या जमाना आ गया है, लोग अब लाचारों को भी लूटने लगे हैं। देखो भाई, मैं तो कहता हूँ मारो इसे, मारो मारो मारो। भीड़ को अपने खिलाफ देख तो राजा को भी समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या कहे, और तभी वहाँ 2 सिपाही आ गए। तुम दोनों का फैसला अब दरबार में होगा, चलो। दरबार पहुंचकर उन दोनों ने अपने अपने पक्ष बादशाह को सुनाए, परंतु सूरमा नेपाली ने अभी भी अपनी हकीकत छुपाई रखी, जिसके कारण वहाँ बैठे बीरबल को शक आने लगा कि ये व्यक्ति कुछ न कुछ झूठ जरूर बोल रहा है। परंतु चंदू के भाव भी कुछ ठीक नहीं थे, जिसके कारण सच और झूठ बताना मुश्किल हो रहा था। फिर क्या, बीरबल खड़े हुए और उन्होंने घोड़े को अच्छे से परखा और उन दोनों से कहा, एक काम करो, आज के लिए इस घोड़े को तुम यहाँ दरबार में ही छोड़ जाओ और कल सुबह मैं खुलासा करूँगा कि तुम दोनों में से सच्चा मालिक कौन है। ये सुन वे दोनों वहाँ से चले गए और बीरबल ने सोचा, ये दोनों व्यक्ति तो अपने आप को साधारण बता रहे हैं, पर ये घोड़ा, ये तो शाही लगता है। कहीं ये दोनों ही झूठ तो नहीं बोल रहे? पता लगाना होगा। उस शाम जब बीरबल शाही बगीचे में टहल रहे थे, तब उनके पास शाल ओढ़ा हुआ एक जासूस आया। उसने बताई बातें सुन बीरबल चौंक गए। तो मेरा शक सही निकला, इतना बड़ा झूठ। अगली सुबह बीरबल ने चंदू और राजा सूरमा को शाही अस्तबल में बुलाया और कहा, तो आप दोनों मानते हैं कि ये घोड़ा आपका है ना? हाँ। देखा, ये अब तय करना तो मुश्किल है, परंतु क्योंकि आप दोनों यहाँ के मेहमान हो, तो बादशाह अकबर के आदेश पर हम आप दोनों को एक एक घोड़ा दे देते हैं। कहो, मंजूर है? मंजूर है। अरे ऐसे कैसे? वो सिर्फ एक घोड़ा नहीं, मेरी शान है, शान। उसे सुन चंदू ने भी अपने सुर बदल दिए। हाँ, उस घोड़े को मैंने बचपन से पाला है। वो बस सवारी नहीं, मेरा सहारा भी है। ये तो अब मुसीबत बढ़ गई। वो कैसे? वो दरअसल हमारे अस्तबल में ठीक वैसे ही बहुत से घोड़े हैं। अब तुम्हारे घोड़े को पहचानना मुश्किल होगा, तो एक काम करो, तुम दोनों एक एक कर अंदर जाकर खुद ही अपना घोड़ा ढूंढ लो। चंदू, पहले तुम जाओ और घोड़ा चुनने के बाद अस्तबल के पीछे इंतजार करना। फिर क्या, पूरे आत्मविश्वास के साथ चंदू भीतर तो गया, पर अंदर जाते ही इतने सारे हूबहू घोड़े देख वो उलझन में पड़ गया। अरे रे, अब इनमें से वो कल वाला घोड़ा कैसे पहचानूं? इस पर माथा पच्ची करके कोई फायदा नहीं। अब कोई भी घोड़ा ले लेता हूँ, जाने दो। फिर चंदू एक घोड़े की लगाम पकड़ उसे वहाँ से ले गया।
कुछ देर बाद राजा सूरमा अंदर आए और इतने सारे घोड़े देख चिंतित हो गए, परंतु तभी उनकी नजर उनके चहीते सवारी पर पड़ी। ऊ रहा टट्टू। टट्टू पहचाना मुझे? अस्तबल के बाहर दोनों व्यक्ति अपने अपने घोड़ों के साथ खड़े थे। तब बीरबल वहां आए। क्यों, कल वाला घोड़ा मिला या नहीं? हाँ मिला। चंदू, मैं तुमसे नहीं, राजा सुरमा नेपाली से पूछ रहा हूँ, उन्हें उनका घोड़ा मिला या नहीं? ये सुन तो दोनों चौंक गए और राजा सूरमा बोले, ओ बीरबल, तो तुम्हें पता था मैं कौन है और ये मेरा ही घोड़ा है? वो दरअसल इस घोड़े को देख मैं समझ गया था कि ये कोई शाही घोड़ा है, पर क्योंकि राजा सुरमा ने अपनी असलियत छुपाई हुई थी तो कहना मुश्किल था कि ये शाही घोड़ा आप दोनों के पास कैसे आ गया था। फिर मैंने तुम दोनों के पीछे एक जासूस छोड़ा और बीरबल जी, वो चंदू तो चमन ही है, पर वो किसान कोई साधारण व्यक्ति नहीं बल्कि राजा सुरमा नेपाली है। वह राजा बीरबल जिस सच की तलाश में मैं इधर आया था वो मैंने देख लिया। तुम वाकई बुद्धिमान है। शुक्रिया राजा सुरमा। पर जब तुम्हें पता ही चल गया था तो तुमने हमें घोड़ा चुनने क्यों भेजा? दरअसल मैं बस जासूस की बताई बातों पर यूं ही यकीन नहीं कर सकता था, तो पूरी तरह पक्का करने का यही तरीका था, और ऊपर से इस चंदू चमन को सबूत के साथ भी तो पकड़ना था। ये सुन तो चंदू डर से थरथराने लगा और बोला, मुझे माफ कर दो बीरबल। दरअसल मेरी विकलांगता की वजह से मुझे आने जाने में बहुत परेशानी होती है और नया घोड़ा लेने लायक मेरे पास पैसे भी नहीं है, इसलिए मजबूरी में मैंने ये गलत कदम उठाया। चंदू की इस बात पर बीरबल ने विचार किया और बोले, गलती तो हुई है, पर सिर्फ तुमसे नहीं, हमसे भी। वो कैसे? दरअसल हमने हमारी दुनिया को बस स्वस्थ शरीर वालों के हिसाब से ही बनाया है, जिसके कारण चंदू जैसे विशेष व्यक्तियों को इससे बड़ी दिक्कत होती है। बिल्कुल सही है। और हर राज्य का कर्तव्य होना चाहिए कि वे ऐसे लोगों के लिए भी सुविधा प्राप्त करे। तो हमारी आंखें खोलने के लिए शुक्रिया चंदू, तुम ये घोड़ा रख सकते हो। शुक्रिया बीरबल, आप वाकई महान हो। और आज ही मैं बादशाह से विकलांगों के लिए विशेष संरचना निर्माण करने की दरखास्त करूंगा। उन सब ने एक दूसरे को हाथ जोड़कर नमन किया और हमने ये सीखा कि हमें हमारी दुनिया हर किसी के लिए बनानी चाहिए। चांद का टुकड़ा। एक दिन दरबार में बादशाह का गुस्सा पूरे उफान पर था। बीरबल, दफा हो जाओ हमारी नजरों के सामने से। दोस्तों, आप सोच रहे होंगे कि इस बार बीरबल को किस गलती की सजा मिल रही है। अब मैं निर्दोष हूँ या गुनहगार, ये जानने के लिए हम इस कहानी को शुरुआत से देखते हैं। कुछ दिन पहले ईरान से एक शख्स दरबार आया। बादशाह सलामत रहे। मैं हूँ आपके प्यारे दोस्त और ईरान के सरताज सुल्तान आंचू रानी का खास मंत्री अब्बू अब्दी। ओ, बताओ अब्बू अब्दी, यहाँ कैसे आना हुआ? वल्ला, दरअसल अच्छा, क्या हमारी सल्तनत में कोई ऐसा शख्स नहीं जो इन मसलों का हल ढूंढ सके? हमारी सल्तनत में तो नहीं, पर आपके दोस्त बादशाह अकबर के यहाँ बीरबल नाम का एक होशियार सलाहकार है जो किसी भी मसले को चुटकियों में सुलझा सकता है। वल्लाह बीबी, बीरबल के किस्से तो हमने भी सुने हैं, तो जाओ और उन्हें यहाँ दावत पे बुलाओ। तो बस बादशाह अकबर, आप कुछ दिनों के लिए बीरबल को ईरान भेज दीजिए। ये सुन तो बीरबल ने विनम्रता से अपने हाथ जोड़े और बादशाह को बड़ा गर्व हुआ कि उनके सलाहकार के किस्से पूरे दुनिया में मशहूर है। क्यों नहीं, इसी बहाने बीरबल कुछ दिनों की छुट्टी मना लेगा। छुट्टी का नाम सुन तो शातिर के तो जैसे कान खड़े हो गए। बादशाह महान, बादशाह महान, अगर आपकी इजाजत हो तो क्यों ना मैं भी बीरबल के साथ ईरान चले जाऊं, उसी बहाने वहाँ के खजूरों का सौदा कराऊंगा। खजूर तो बस एक बहाना है, क्यों है ना शातिरुद्दीन? नहीं बादशाह महान, पिछले बार के खजूर खराब निकले,
तो इस बार मैं खुद उन्हें किसी हीरो की तरह तराशूंगा ताकि मेरे महान बादशाह को सबसे बढ़िया खजूर मिले। ठीक है खजूर। ये सुन सभी हंस पड़े और बादशाह ने दोनों को जाने की इजाजत दे दी। फिर क्या, ईरान में बीरबल का ऐसा स्वागत हुआ जैसे मानो बीरबल उनका कोई नायक हो। राजा बीरबल जिंदाबाद जिंदाबाद, राजा बीरबल जिंदाबाद जिंदाबाद। ये देख शातिर मंत्री को काफी जलन हुई और वो मन ही मन बोले, अब भले ही बीरबल को इज्जत मिले, पर मौका मिलते ही मैं इसकी ऐसी बेइज्जती करूंगा कि इसे ईरान तो क्या हिंदुस्तान से भी बेदखल कर दिया जाएगा। जैसे ही ईरान के राजा ने बीरबल को अपने दरबार में आ देखा तो वो बोले, बीरबल स्वागत है आपका हमारी सल्तनत में। शुक्रिया महाराज। बताइए क्या समस्या है आपके राज्य में? अच्छा, अब तुम आ गए हो तो मसले तो हल हो जाएंगे, पर पहले हमें मेहमान नवाजी का मौका दीजिए। सेवकों, बीरबल को शाही मेहमानों के कमरे में रखा जाए। और मैं? हाँ, इन्हें शाही तबेले में रख दो। क्या? उस रात बीरबल पूरे शानो शौकत के साथ मखमली बिस्तर पर सो गए, पर शातिर मंत्री तबेले में गोबर और मच्छरों के बीच तड़पते रहे। इस बेइज्जती का बदला तो मैं लेके रहूंगा बीरबल। आओ, मच्छर भी ना। फिर क्या, अगले कुछ दिन बीरबल सुल्तान ईरानी के साथ राज्यों की समस्या सुलझाने में जुड़ गए। ऐसे करते करते पूरा एक हफ्ता बीत गया और सुल्तान ईरानी के सभी समस्याओं का निवारण उन्हें मिल गया। उस शाम जब वे तीनों शाही बगीचे में सैर कर रहे थे, तब ईरानी ने अचानक पूछा, वाह बीरबल, हमने जितना सोचा था तुम तो उससे कई गुना होशियार निकले। शुक्रिया महाराज, इस तारीफ और मेहमान नवाजी दोनों के लिए। चापलूस कहीं का। वल्लाह बीबी, तो क्या हमारी मेहमान नवाजी बादशाह अकबर से भी अच्छी है? ये सुन तो बीरबल उलझन में पड़ गए। वे जानते थे दोनों में से किसी को भी कम बताना उचित नहीं होगा। बीरबल तो गयो। वो दरअसल वो आप अपनी जगह अच्छे हैं और बादशाह अपनी जगह। आप दोनों की तुलना मानो जैसे पानी और हवा। तुम्हारी यही बात हमें पसंद है बीरबल। तुम सूरह इतियाल के हिसाब से अपना जवाब देते हो, पर जाने से पहले तुम्हें एक सवाल का जवाब तो जरूर देना होगा। हुक्म कीजिए महाराज। वल्लाह बीबी, वैसे तो तुम कई सारे राज्यों में गए होंगे और उनके इंसाफ देने के तौर तरीके देखे होंगे। अच्छा, लेकिन क्या तुमने कोई ऐसा राजा देखा है जो इंसाफ देने में और जनता की तरक्की करने में हमसे बेहतर हो? ये सुन तो बीरबल बेहद चिंतित हो गए। वो जानते थे कि एक भी शब्द अगर इधर से उधर हुआ तो वो ना यहाँ के रहेंगे ना वहाँ के। और तो और शातिर मंत्री भी वही है जो अकबर को चुगली करने में जरा भी नहीं सोचेंगे। अब होगी बीरबल की छुट्टी। अब मुझे कुछ ऐसा जवाब देना होगा जिससे कोई नाराज ना हो, पर क्या उत्तर दूं? और उसी वक्त बीरबल की नजर आसमान में निकले पूरे चांद पर पड़ी, जिसे देख उन्हें एक सुझाव आया। महाराज, आप और आपका इंसाफ पूर्णिमा के चंद्रमा जैसा है, जो अपनी रोशनी से अंधेरे में भटकते हुए लोगों को राह दिखाता है। ये सुन तो सुल्तान आछू ईरानी मानो खुशी से फूले ना समाये, मगर फिर वो बोले, लेकिन बीरबल, अगर मैं पूर्णिमा की चांद की तरह हूँ तो बादशाह अकबर क्या है? ये सुन तो बीरबल के पसीने छूटने लगे और शातिर मंत्री तो मजे लेने लगे। यहाँ बीरबल कुछ गलत बोला तो वहाँ उसकी छुट्टी। वो दरअसल आपकी तुलना में
हमारे महाराज तो महज आधे चांद की तरह है। ये सुन सुल्तान ईरानी तो बहुत खुश हुए, लेकिन पास ही जासूस की तरह दूर खड़े शातिर मंत्री मन ही मन बोले, अच्छा, ईरान के सुल्तान पूर्णिमा का खूबसूरत चांद और हमारे बादशाह महान सिर्फ एक आधा चांद। अब देखना बीरबल, मैं तुम्हें कैसे सबक सिखाता हूँ। फिर क्या, कुछ दिनों बाद आगरा पहुँचते ही शातिर मंत्री ने सारी बात बादशाह को बता दी। मैं तो शर्म से पानी पानी हो गया था। हमारे महान बादशाह की इतनी बेइज्जती, इतनी तो आज तक किसी ने नहीं की। आप और आधा चांद, छी 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 छी। ये सुन तो बीरबल के पसीने छूट गए और बादशाह अकबर का पारा उफान पर चढ़ गया। बीरबल, दफा हो जाओ हमारी नजरों के सामने से। ये सुन शातिर मंत्री को अपनी जीत का एहसास हो गया। इस बार तो बीरबल ने अपने ही पांव पर कुल्हाड़ी मार ली। अब इससे बचने का कोई रास्ता नहीं। पर वो जानते नहीं थे कि बीरबल कोई भी बात बिना सोचे समझे नहीं कहते। इसलिए बीरबल ने शांति से बादशाह को बताया, महाराज, जिसे आप बेइज्जती समझ रहे हो, दरअसल वो आपकी तारीफ है। वो कैसे? आधे चांद की चमक पूर्णिमा के चांद के सामने कैसे टिक पाएगी भला? महाराज, बात चमक की नहीं, वो तो कभी भी फीकी पड़ सकती है। बात है आपके अस्तित्व की और भविष्य की। बातें मत घुमाओ बीरबल, मुद्दे पे आओ। तुमने बादशाह को आधा चांद क्यों कहा, वो बताओ बस। देखिए, मैंने भले ही सुल्तान को पूर्णिमा का चांद कहा, परंतु पूर्णिमा का चांद धीरे धीरे ढल जाता है और आती है अमावस्या, जहाँ चांद का कोई अता पता नहीं होता। परंतु उसके विपरीत वक्त के साथ आधे चांद का आकार और चमक बढ़ती ही जाती है। तो कहने का तात्पर्य ये है, सुल्तान ईरानी का राज तो एक दिन खत्म हो जाएगा, परंतु आपका प्रभाव बढ़ते ही जाएगा और एक दिन पूरी दुनिया को अपनी रोशनी से जगमगा देगा। ये सुन तो बादशाह बेहद खुश हो गए। वाह बीरबल, इसी वजह से तुम्हारा नाम पूरी दुनिया में मशहूर है। पर ओ छू! ये देख बादशाह और सारे दरबारी हंस पड़े और हमने ये सीखा कि किसी भी अधूरी बात को सुनकर हमें निष्कर्ष पर नहीं पहुंचना चाहिए।